स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपी से स्टडी आईक्यू पर। आज का शो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज आपके मन में उठ रहे सारे डाउट्स क्लियर होंगे और किसी मेंटोर या किसी टीचर्स के थ्रू नहीं होगा। ये सब आप ही के बीच से निकले हुए वो स्टूडेंट्स होंगे जो 2024 में यूपीपीसीएस की जर्नी में अपने कुछ खास रैंक में आते हैं। और आज आपके बीच में हमारे साथ हैं 7th रैंक प्राप्त की हुई पंजाब की एक शानदार महिला। मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका फिजा जी का और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। फिजा जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रही हैं आप? 7th रैंक आई है आपकी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड जितना भी हार्ड वर्क किया था आई फील कि नाउ इट इज बीइंग पेड ऑफ। कुछ और आप कहना चाहेंगी अपने स्टूडेंट से? स्टार्टिंग में एक लाइन में कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्या इसके लिए शब्द है आपके पास? सर काफी मिक्स्ड फीलिंग रहता है रिजल्ट डे पे। मतलब लॉट ऑफ जॉय इज देयर, एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी लगता है एंड लैक ऑफ बिलीफ होता है कि ओ माय गॉड सच में हो गया ये, सच में वो जर्नी अब हो चुकी है जिसके लिए हमने इतना साल इतना टाइम दिया था, जिस चीज के लिए वेट किया था। क्या ये सच है कि सच में हमारा नेम आ गया है लिस्ट में? तो ये सब क्वेश्चंस पे खुद को बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। रात 12 बजे रिजल्ट आया था, आपने रिजल्ट तुरंत देख लिया था या थोड़ा देर लगी थी? सर मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार टेलीग्राम पे आंख लगा कर बैठी थी एंड आई वाज वेटिंग कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। एंड कल भी मैंने जब आया था तो विद इन 1 और 2 मिनट्स देख लिया था जी। आप पंजाब से आती हैं और थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए जिसमें आपकी स्कूलिंग से लेकर के अब तक की कंप्लीट जर्नी शामिल हो, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकें आपके इस आंसर से। सर मैंने अपनी स्कूलिंग विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार से करी है, हरियाणा से। जी। सर उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया एंड उसी टाइम पे मैंने सिविल सर्विस के बारे में सोचा। एंड इनिशियली माय प्लान वाज यूपीएससी, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का होता है। उस टाइम पे मेरा कुछ भी पीसीएस देने का कुछ भी इतना प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझे एक ही साइड पे एफर्ट्स देने चाहिए। फिर इसके बाद मैंने एक बेसिक कोचिंग करा जैसे कि सब स्टूडेंट्स करते हैं। बट देन हमें रियलाइज होता है कि सेल्फ स्टडी इज द की, कि जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे हर एक चीज़ की तब तक कुछ नहीं तैयार हो सकता। तो उसके बाद सर मैंने इग्नू से मास्टर्स भी किया साथ में एंड आई स्टार्टेड गिविंग अटेम्प्ट्स फॉर यूपीएससी। सर आई रोट मेंस ट्वाइस एंड इवन रीच द इंटरव्यू स्टेज इन यूपीएससी, बट हाउएवर आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। एंड सर इसी बीच में इस पूरी जर्नी में वाइल आई वाज गिविंग माय यूपीएससी अटेम्प्ट्स, आई ऑल्सो डिड लॉ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिससे कि मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव ब्रेक भी मिलता था, जिससे कि मैं कॉलेज जाती थी एंड साथ में अपनी प्रेपरेशन भी कंटिन्यू करती थी। एंड उसी दौरान मैं मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर रही थी, कॉलेज एंड मेंस एंड एवरीथिंग। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आज उस लॉ की डिग्री की वजह से ही मुझे ये रैंक मिल पाया सब रजिस्ट्रार में। सो नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। जो इतने साल मेहनत किया, जितने भी कोर्सेज करे, जितने भी डिग्रीज करे, तो एवरीथिंग हैज बीन फ्रूटफुल। आप 7th रैंक लाई हैं और आपकी पूरी जर्नी जैसा कि आपने बताया, मैं सुन पा रहा हूं कि उसमें आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन बेसिकली किया और यूपीएससी की प्रिपरेशन से आपने इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीपीसीएस में 7th रैंक हासिल किया। और उस बीच में देख पा रहा हूं कि आप अपने एकेडमिक्स को भी बहुत शानदार तरीके से लेके चल रहे हैं, जैसा कि आपने एक लाइन भी यूज किया कि हम मल्टीपल चीजें एक साथ हैंडल कर रहे थे। हाँ हमारे जी। नए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने आते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके साथ केवल प्रिपरेशन जुड़ा होता है, वो अपने एकेडमिक्स को पूरी तरह से बाइकआउट कर देते हैं। अगर वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं तो वो एकेडमिक्स के पीछे ही भाग रहे होते हैं। आपने ये चीज बहुत क्लियर किया कि आप अपने एकेडमिक्स और अपने प्रिपरेशन को एक साथ लेके चल सकते हैं, और चल ही नहीं सकते बल्कि आपने एक लाइन और यूज किया कि थैंक फॉर द योर लॉ डिग्री, कि आपने ये जो है लॉ कॉलेज से जो लॉ डिग्री लिया, एलएलबी किया, उससे आपको ये 7th रैंक और ये सब रजिस्ट्रार की पोस्ट मिली, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा। कब आपने ये सोचा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मुझे यूपीपीसीएस को भी एक बार देखना चाहिए और इसमें एक ही अटेम्प्ट में प्री मेंस और इंटरव्यू को एक साथ लेके चलना? मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को बताइए इसके बारे में।
सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यूपीएससी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए। सर इसी दौरान मेरा जो मेंस का था एरिया फॉर यूपीएससी वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया था, मेरा जीएस पोर्शन ऑलरेडी बिफोर गिविंग द यूपी पीसीएस अटेम्प्ट। तो सर यूपी पीसीएस का जो ये प्रीलिम्स था वो 2024 के दिसंबर में हुआ था। एंड उससे जस्ट पहले मेरे यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट का 10 डेज पहले ही रिजल्ट आया था, जिसमें कि आई फिनिश्ड माई अटेम्प्ट्स एंड आई कुड नॉट क्लियर द मेंस। सो एट दैट टाइम मैंने सोचा, मुझे तो लगा था नाउ इट इज एंड ऑफ माई जर्नी एंड आई डोंट नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, बट देन आई हैड फिल्ड दिस फॉर्म एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ सेंटर जहाँ पे जाना फीसिबल था मेरे लिए। एंड आई थॉट दैट ओके आई जस्ट गिव इट एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। एंड इसके लिए सर मैंने पीसीएस के लिए मैंने लूसेंट को फोकस किया था। एंड इसके अलावा जो मैं जो यूजुअल हम मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं था क्योंकि मैं तो जस्ट मेंस वगैरह दे के आई थी। तो इससे पहले मेरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन यूपीएससी में भी मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो वो मुझे पता था कि मेरा वो जो स्टैटिक था वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था ऑलरेडी बिफोर गिविंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। तो सर वो जो स्टैटिक की स्ट्रेंथ थी दो कंबाइंड। अटेम्प्ट आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था इसके पहले? हाँ। ओके। ओके। और सर उसी की वजह से मेरा जो स्टैटिक पोर्शन था वो बहुत स्ट्रांग था बिफोर गिविंग यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। एंड मेरा सीसैट भी ऑलरेडी वेल प्रैक्टिस था, उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से पहले से प्रैक्टिस करी हुई थी एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि सीसैट मेरा नहीं रुकेगा। एंड ओके। इसके साथ मैंने बस एक लूसेंट करी कुछ दिन कि मुझे था एक लूसेंट की रीडिंग कर लूँ, बिकॉज उससे बहुत स्टेट पीसीएस में फ़ायदा होता है। फैक्चुअल डेटा आपको तैयार करने में मदद मिली होगी। साइंस एंड एवरीथिंग जो कि हम थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं यूपीएससी में, उसके लिए लूसेंट एंड हिस्ट्री भी काफ़ी बहुत सारे हिस्ट्री एंड साइंस तो स्पेशली लूसेंट से काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो सर बस मैंने फिर अटेम्प्ट दिया एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स द रिजल्ट केम एंड हमें मोर देन 3 मंथ्स मिले थे फॉर मेंस प्रेपरेशन। एंड उस टाइम पे मैंने अपना 100% दिया मेंस में। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, जीएस 5 6 पे वर्क करा, हिंदी पे वर्क करा, क्योंकि मुझे पता था कि जीएस 1 2 3 4 जो है ये ऑलरेडी मेरे स्ट्रेंथ एरियाज है। एंड इस यूपीएससी में आपने मेंस में पढ़ रखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। एंड इस पे मुझे डर नहीं था अबाउट GS 1 2 3 4 बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस हार्ड वर्क। तो मुझे जो था 5 6 एंड हिंदी को अपना स्ट्रॉन्ग करना था ताकि सब कुछ एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। तो सर मैंने फिर इसी पे फोकस किया। एंड हालांकि मैंने GS 1 2 3 4 को भी निग्लेक्ट नहीं करा, उसको भी मैंने रिवाइज करा, बट मुझे वो करने में बहुत कम टाइम लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे शॉर्ट नोट्स रेडी थे यूपीएससी के टाइम के। एंड ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन काफ़ी सॉर्टेड थी जीएस सब्जेक्ट्स की। तो सर ओके। अगर मेंस में हमें पहले से ही, ऐसा नहीं है कि हम 2 3 महीने के अंदर अंदर ही मेंस की तैयारी शुरू करें, हम निकाल भी लेंगे, हमें वो प्रीवियस 1 साल का एक कंसिस्टेंट एफर्ट मेंस के लिए भी अलग से लगता ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे व्यूअर इस बात को, इस लाइन को बहुत अच्छे से नोट डाउन रखिएगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि 3 महीने में आप मेंस लिख लें। जी सर। इन्होंने इसलिए कर लिया क्योंकि ये यूपीएससी में लगातार मेंस लिख रही थी, 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकाला, मेंस लिख रही थी, जीएस पर इनकी पकड़ अच्छी हो चुकी थी। इन्हें बस यूपी पीसीएस के क्वेश्चन के तरीके देखने थे और उसकी आंसर राइटिंग करनी थी और खामियों को ठीक करना था। यस ठीक है, आगे बताइए। सर। फिर सर इसी अप्रोच के साथ मैंने 3 महीने बहुत हार्ड वर्क किया। हालांकि आई नो कि मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत हार्ड वर्क नहीं किया था बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय प्लान, बट जब ये हुआ तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। आई लुक्ड इट एज अ 7th अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी, कि उसी सीरियसनेस से मुझे इससे देना है जैसे मैंने पिछले 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी में। 7th अटेम्प्ट, दैट मीन 6th अटेम्प्ट आप इसके पहले यूपीएससी में दे चुकी हैं। जी सर, आई हैड लॉट ऑफ एग्जॉस्ट। एक्सपीरियंस यू हैव। यस सर। सर इसी वजह से जो है इतने सालों की कल्मिनेटेड पढ़ाई ही थी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस क्लियर कर पाई। एक क्वेश्चन मेरा इस बीच रह गया और आपने उस पर फोकस भी नहीं किया। जी सर। स्टूडेंट्स को ये बताइए कि करंट अफेयर पे इन सब के साथ आप कैसे फोकस करती थी? ये करंट अफेयर वन बाय वन बताइएगा कि प्रीलिम्स में कैसे यूजफुल हो सकता है, आप रिसोर्सेज भी क्लियर करिएगा, और मेंस में कैसे यूजफुल हो सकता है, और जब आंसर राइट कर रहा होता है स्टूडेंट तो उसमें इस डेटा को कैसे एडजस्ट करना होता है जिससे कि वो ज्यादा नंबर ग्रैब कर सकता है। सर मैंने ऑल दीज 5 6 7 ईयर्स मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग कभी भी निग्लेक्ट नहीं करी। वेरी मेरा गुड। प्राइमरी न्यूज़पेपर हिंदू रहा है।
एंड उसी से मैं हमेशा रेगुलरली पूरे साल भर जो भी अच्छे डेटा फैक्ट्स वैल्यू एडिशन मुझे मिलता था वो मैं इकट्ठा करती रहती थी। एंड जैसे कि मैंने 2024 में ही मैंने मेंस दिया था, एंड उस टाइम तक भी मैंने तो मेरे उसके भी वैल्यू एडिशन वाले खुद के न्यूज़ करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर नोट्स रेडी थे। इवन दो हमें मार्केट में मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जो कि करंट अफेयर्स देते हैं, बट जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं ये जो है हमारे लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए यूनिक है और ये हमने खुद से लिखे होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए कि वो न्यूज़पेपर रीडिंग को निग्लेक्ट ना करें, एंड रादर देन रिलाइंग ऑन मार्केट रिसोर्सेज कम्प्लीटली अपने खुद के विजडम को यूज़ करें कि हाउ डिफरेंट जीएस के सब्जेक्ट्स में दे विल बी यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो सर ये ओके, जो एक्सरसाइज थी जो मैं ऑलरेडी कर रही थी इतने टाइम से। तो रेगुलर बेसिस पे हाँ जी। पाँच तो छह सालों से हाँ, मतलब लास्ट तीन जब से मेंस दिए थे 3-4 साल से तो ढंग से कर ही रही 3 थी। to 4 इयर्स आपने लगातार किया है। जी, क्योंकि स्टार्टिंग के तो 2-3 साल आई थिंक एग्जाम की जर्नी में ही 2 साल समझने में लग जाते हैं कि कैसे करना है क्या करेक्ट। करना है। बट 3 इयर्स आप मान लीजिए कि 3 इयर्स तो मैंने कंसिस्टेंटली ये चीज़ करी है। एंड फिर जो ये मेरे खुद के यूनिक नोट्स थे ये मुझे जीएस में हेल्प करते थे। वो फिलर्स बनाने के लिए वैल्यूडेशन करने के लिए इंट्रो कंक्लूजन में अच्छे अच्छे कीवर्ड्स कलेक्ट करने में। ऐसे लिखने में हाँ जी। जी सर, ऐसे के लिए एग्जांपल्स तो बहुत सारे तरीकों से न्यूज़पेपर के नोट्स ने मुझे हेल्प करा। सर कुछ प्रीलिम्स। एग्जांपल आप सजेस्ट कर सकती हैं, लाइक कोई क्वेश्चन लेकर के अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर कर पाएं जो प्रिपरेशन जर्नी में बच्चे जुड़ते हैं उनको मदद मिलेगी। सर जैसे जीएस 2 में गवर्नेंस है तो गवर्नेंस में कुछ कीवर्ड्स जो मैं अपने पास रखती थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ऐसे वाले सरकार सर्वनम करके कुछ मुझे एक मिला था। एंड सर इसी तरह के एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसे वाले जो कीवर्ड्स थे, मोदी जी के कुछ जो वर्ड्स नई हैं। स्कीम्स हैं, नीति आयोग का जो डेटा है, ये इकोनॉमिकल डेटा है, ये सब आप उसमें लिख करके अपनी चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करती थी। हाँ जी। एंड एंड ऑल्सो जैसे डायग्राम्स का यूज करना सिक्योरिटी इश्यूज में, अगर कोस्टल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है तो मैप बनाना, एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे क्वेश्चन है तो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को दिखाना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बिफोर यूपीपीसीएस मेंस ही मैं इन चीजों को काफी अच्छे से करने का मुझे आ गया था कि कैसे करना है इन चीजों को हैंडल। दैट्स वेरी गुड। बहुत शानदार जर्नी रही है आपकी और बहुत स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी हमारे इस सेशन से। आपने बहुत शानदार शानदार चीजें बताई हैं। देखिए, एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा और फारिया भी इस बात से सहमत भी होंगी कि फिजा आई एम सॉरी इस बात से सहमत होंगी कि जो इन्होंने बताया है 100% ये आपके ऊपर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते हो सकता है आप केवल यूपीपीसीएस देते हो सकता है कि ये भी अगर इनका फोकस ना जाता कि ये मेरा अटेम्प्ट हो रहा है, मेरा टाइम लग रहा है और मुझे देना चाहिए, और अगर इन्होंने इस पे फोकस नहीं किया होता तो आज ये 7th रैंक पे नहीं होती। लेकिन आज ये है क्योंकि इन्होंने एक बार मन बनाया कि ठीक है देख लेते हैं, बट स्टार्टिंग की जर्नी में आपने कोई प्लान भी तैयार नहीं किया था। जैसा कि आपकी पूरी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपका स्टार्टिंग का कोई प्लान भी रहा होगा। था कुछ? सर प्लान भी मेरा यही था कि मैं एकेडमिक्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंटिन्यू रखा था अपनी एकेडमिक जर्नी को, तो उससे एलएलबी वाज अ स्ट्रॉन्ग बैकअप फॉर मी। एंड आल्सो हिस्ट्री में भी आई हैड क्वालिफाइड यूजीसी नेट। तो इन सारी चीज़ें मेरे पास थी बट उसे मैंने मटेरियलाइज नहीं करा था बिकॉज आई वाज सोनली फोकसिंग ऑन गिविंग एग्जाम्स। दैट्स वेरी गुड। एक बात बताइए, आपको ऐसी कौन सी चीज है, कोई ऐसी स्टोरी हो जुड़ी हुई जिससे आपको ये फील आया हो, ये किक मिली हो कि मुझे एक प्रशासन के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए? क्योंकि आपने एकेडमिक्स में अपने आप को बेहतर रखा, ये आपका प्लान बी भी था जैसा कि आपने बताया। यूजीसी नेट क्वालिफाई की हुई एक स्टूडेंट जो हिस्ट्री में यूजीसी नेट क्वालिफाई की हो, उसके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता था, या उसके पास लॉ करने के बाद एक अच्छा वकील या पीसीएसजे देने का भी रास्ता था, न्यायालय में भी उसके पास ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी आपने प्रशासन में कोई स्टोरी जुड़ी है जो आप बताना चाहें व्यूअर्स को? सर ऐसी कोई स्टोरी नहीं है बट इट वाज ऑलवेज द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, माय पेरेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल था। इवन वो कभी भी मुझ पे गिव अप नहीं करा उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी, जिस वजह से मेरा सेल्फ बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग रहा। एंड इवन जैसे कि यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में भी मैं हमेशा बहुत क्लोज तक चीज़ों में आई, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। एंड उसके पीछे वही मेरे फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा था जिस वजह से मुझे वो बिलीफ मेरा स्ट्रांग रह पाया एंड आई कुड फाइट। एंड सर फिर मैंने इसे अपने एक पर्सनल गोल की तरह बना लिया था कि नहीं, आई हैव टू डू इट वाला। बहुत शानदार। एक
मेरा फैमिली के चीज से क्यूरियोसिटी जग रही है। हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और ये बड़ी मजेदार बात है कि 7th रैंक आपने लिया है और आप एक महिला हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चियां हैं हम लोग के साथ में जुड़ी हुई हैं जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। उनके पेरेंट्स उनको ना तो बाहर भेज पाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे रीजंस हैं। इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ डर हो सकता है, सेफ्टी का इशू हो सकता है, मे बी सो मेनी इश्यूज। तो आप सफल होकर के जब आते हैं ना, तो कहा जाता है कि एक महिला जब सफल होती है तो एक पूरे नींव को तैयार करती है। वो खुद नहीं बल्कि 3 पीढ़ियां तैयार कर देती है। जैसे आप अपने पिताजी को गौरवान्वित होने का मौका दे रही हैं, आपकी पीढ़ी और एक आपकी आगे वाली आने वाली पीढ़ी, आप इन 3 पीढ़ियों को डिजाइन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे कि अपनी बेटियों पर, जैसे आप जिस एज ग्रुप में होते हैं ना, इस एज ग्रुप में आपके ऊपर बहुत सारे महिला होने के नाते दबाव हैं। घर का काम भी आपको सिखाया जाता है, करवाया भी जाता है, और भी प्रेशर होते हैं, जो सामाजिक प्रेशर्स होते हैं। तो इन सबको टैकल करना और टैकल करने के साथ आपके पेरेंट का जो इसमें रोल रहा, वो मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्दों में प्लीज बताइए। यस सर। सर 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 फर्स्टली तो यही था कि मुझे आई वाज स्टडिंग इन दिल्ली, जैसे कि मैंने बोला। तो एक तो सर फाइनेंशियली मुझे जो है आई वाज फॉर्चुनेट, एंड मुझे ये नहीं था मुझे प्रेशर कि मुझे अभी के अभी जॉब करनी है, एंड मुझे उसमें सपोर्ट मिला था। दैट वाज माय गुड फॉर्च्यून, दैट इस वजह से मुझे रिलीफ था चीज़ों में। बट एट द सेम टाइम वी हैव मेनी एस्पिरेंट्स जिनको कि कुछ ना कुछ प्रेशर भी होता है इन चीज़ों का। बट सर इसमें यही है कि वो हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स विद जॉब्स भी निकालते हैं एग्जाम्स की। हमें कभी भी सर वो खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें स्ट्रांग रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड सर फॉर माई पेरेंट्स तो मैं यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को मौका देना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको हौसला देना चाहिए एंड उनका सपोर्ट बनना चाहिए। बिकॉज एट दिस टाइम अभी इंडिपेंडेंस इज़ एवरीथिंग। कि अगर हम इंडिपेंडेंट अगर हम वुमेन को नहीं बनाएंगे तो फिर अभी हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है अभी सोसाइटी में वुमेन का इंडिपेंडेंट होना। तो हमें पेरेंट्स को यही बात रियलाइज करनी चाहिए अभी। रिजल्ट जब मैं कल देख रहा था और यूट्यूब पे मैं लाइव हुआ बताने के लिए, तो मैं देख पा रहा था कि टॉप 10 में 6 महिलाएं हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। आप इस बात से कितनी सहमत हैं? जी सर, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन सारी वुमेन के पीछे उनकी फैमिलीज फ्रेंड्स सबका सपोर्ट रहा होगा, एंड उनका उसकी खुद की हिम्मत भी रही होगी जिस वजह से वो वहां तक पहुंच पाई। प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा सा आप अगर और एक्सप्लेन करना चाहें, स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, जो आपको लगता हो कि ये प्रॉब्लम होती है और इसको ठीक कर सकते हैं इस तरह से, तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ओके सर, इनिशियली मैंने 3-4 साल तक मुझे प्रिलिम्स फेज में मुझे काफ़ी इशू फेस हुआ था। तो सर उसको मैंने 2-3 चीज़ें करी उसमें। सर एक तो मैंने अपने स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करने पे काफ़ी फोकस करा कि अपने सोर्सेज को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें हैं जिससे हमारी प्रेपरेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। बट हमें जो है हम अपनी प्रेपरेशन को जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो उसके लिए हमें अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, उसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी है। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ टॉपर्स भी यही बातें हमें बोलते हैं कि सोर्सेज लिमिट रखना है। एंड सर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इसको केयरफुली सुनिएगा आप लोग प्लीज। सर इसके अलावा सीसैट में भी मेरा 1 साल जो है वो खराब हुआ था यूपीएससी में। तो उसमें भी मुझे समझ आया कि सीसैट को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम वो जो ब्रेक पीरियड होता है ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम उसको वाइसली यूटिलाइज करना। जैसे मुझे ऐसा लगा था कि माई ब्रेन वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो पहले के ईयर्स में जो है वो मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है कैंडिडेट्स में। तो एक स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हमें वो मेंटल स्ट्रेस को अपने थोड़ा सा काम डाउन करके रखना है। हमें कुछ ना कुछ अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करके रखना चाहिए कुछ ना किसी एक्टिविटी में, सो दैट हम वो मेंटली भी जो है कामनेस के साथ काम करें। एंड सर वो जो ब्रेक टाइम जो मैं बता रही थी उसको भी वाइसली यूज करना, कि बहुत हैवी मील्स ना खाएं, क्योंकि फिर सीसैट में कम्प्लीटली जो है ब्रेन शट हो जाता है अगर हम बहुत हैवी खाकर नींद बैठ। आने लगेगी और जी। तो पानीपन काफी महसूस टाइम पे होगा। हमें लाइट मील खाना चाहिए, क्योंकि मेरा इसी वजह से एक अटेम्प्ट वेस्ट हुआ था। दैट इज आई एम फोकसिंग ऑन दिस कि मैं बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेरा पूरा 1 साल खराब हुआ था। उस साल आई हैड मेट जीएस का कट ऑफ, बट सीसैट आई मिस्ड बाय फ्यू मार्क्स बिकॉज माय ब्रेन वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। एंड बाद में सेट मुझे को लेकर के ना स्टूडेंट्स के बीच में ये रहता है कि मैं एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले कर लूंगा। आप थोड़ा सा इस पे प्लीज केयरफुली बताइए कि स्टूडेंट्स को सीसेट कब से स्टार्ट करना चाहिए, आपने कब से किया था और कब से करना चाहिए। सर मेरा तो बहुत लंबा रहा है, तो मुझे तो बहुत ही साल से कर रही थी मैं तो। पर हमें जो है मुझे लगता है कि जैसे जून जैसे 6 मंथ्स पहले
6 हाँ। मंथ्स पहले अगर हमें कुछ क्लासेस जॉइन करनी है तो 6 मंथ्स पहले हमें वो क्लासेस जॉइन कर लेनी चाहिए। एंड अगर हमें क्लासेस नहीं जॉइन करनी है, खुद से ही पढ़ाई करनी है, तो 3 to 4 मंथ्स पहले हमें प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। एंड लास्ट 2 मंथ्स में हमें टेस्ट, प्री-वाई-क्यूज, ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी को? 2 साल, 3 साल, 4 साल? क्या ऐसा कुछ आंसर दिया जा सकता है क्या? वैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत नॉनसेंस टाइप का क्वेश्चन है कि, लेकिन बच्चे हमसे पूछते हैं तो मेरी जरूरत है कि मैं आपसे पूछूं और आप बताइए अगर कुछ हो तो। वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन आप बता पाए तो प्लीज। लगता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे सिविल सर्विस हो, उसके लिए हमें मिनिमम 2 साल तो देने चाहिए। कि 2 साल तो मुझे लगता है कि हमें समझने में ही लग जाते हैं, इस एग्जाम को, सिलेबस को कंप्लीट करने में एंड पूरे प्रोसेस को समझने में कि कैसे होता है सब कुछ। तो मिनिमम 2 इयर्स तो हम दें, 1-2 अटेम्प्ट तो हमें सीरियसली देने चाहिए। एंड उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि हम क्लोज हैं कट ऑफ्स के एंड हम ये कर सकते हैं, देन वी शुड कंटिन्यू। एंड हमें देन वी हैव टू सी दैट वेदर सर 2 साल बाद वी कैन सी दैट हमें जॉब के साथ कंटिन्यू करना है या एकेडमिक्स अपनी साथ में चला के रखनी है। एंड दोज डिसीजंस कैन बी मेड। इस पूरी जर्नी में आपके, चूंकि लंबा समय दिया आपने, 5-6 साल दिए, कभी ऐसा नहीं लगा कि अब गिव अप कर देना चाहिए, अब मुझे इन एग्जाम्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने एकेडमिक्स के बिहाफ पे मुझे पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए या लॉ के फील्ड में कुछ देखना चाहिए? ऐसा लगा होगा कई बार। कैसे टैकल किया आपने? जी सर, डेफिनेटली मोमेंट्स थे ऐसे गिव अप वाले, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 3-4 इयर्स जब बहुत साल तक प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा था। बट सर हमेशा सोचती थी नहीं, एक और बार लास्ट टाइम कर लेती हूँ। फिर ऐसे ऐसे करते करते जैसे जैसे हम वो एक एक लेवल निकलने लग जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि नहीं, ऐसा लगता है नहीं वी कैन डू इट। बट मैं समझ सकती हूँ कि अगर मेरा 3-4 बार बाद भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो मे बी आई वुडेंट हैव रीच्ड हियर। तो सर डेफिनेटली इट इज़ बहुत अ टेस्ट। शानदार जर्नी रही आपकी और बहुत बेहतर तरीके से आपने टैकल किया, और स्टूडेंट्स को काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। एक चीज और, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन से इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीपीसीएस निकाला, मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस पर कुछ बोलिए कि क्या सच में ऐसा है कि सारे स्टूडेंट ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लग जाएं और उनका इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीपीसीएस निकल सकता है? प्लीज इसको क्लियर करिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ बन के बाहर जा सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको कॉन्फिडेंटली, फ्रीक्वेंटली क्लियर करिए। हम्म। अम, सर ये सर जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यूपी में करनी पड़ती हैं। जैसे जीएस 5-6 हिंदी, इन पे भी हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। हालांकि 1-2-3-4 हम यूपीएससी की में अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम जो है उसमें भी हमें वो एज देगा, क्योंकि बहुत सिमिलर ही है पैटर्न 1-2-3-4 का। विद द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू। अभी सर पहले मैं मेंस का बताती हूँ, फिर हाँ। प्रीलिम्स का ओके बताती हूँ। तो ओके। सर मेंस में ये वाली जो चीज़ें अगर हमारी यूपीएससी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा जीएस स्ट्रांग है, तो हमें बस 5-6 एंड हिंदी पे वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एंड दैट इज पॉसिबल इन दोज 3 मंथ्स। बट सर प्रीलिम्स में आई वुड से दैट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो घटना चक्र, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो है वो करते हैं। एंड जो लेवल है एग्जाम का वो टफ हो रहा है, तो हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। आई कैन नॉट से विद कन्विक्शन दैट कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स कर रहे हो तो आप यूपीपीसीएस का भी कर लोगे। इट वाज माय लक दैट मेरा उस साल हो गया। बट हमें वो जो यूपी स्पेसिफिक तैयारी को भी अपने स्ट्रॉन्ग लेकर चलना पड़ेगा, बी इट लूसेंट, बी इट घटना चक्र, बी इट पीवाईक्यूज ऑफ यूपीपीसीएस। तो सर वो सब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे चांस कम हो जाएंगे करने के। जी सर। बहुत काम की बातें आपने बताई हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, जैसे कि कहा जाता है कि ये प्रिपरेशन आपको एक शानदार व्यक्तित्व का धनी बना देती है, तो वो आपने दिखाई पड़ रहा है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आप एक केवल इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं बल्कि इनको जीने लगते हैं। इससे आपको समाज को देखने का जो तरीका है वो बदल जाता है, एक बेहतर इंसान दिखाई पड़ने लग जाता है, और वो आपके इतनी देर के बातचीत से काफी कुछ पता चला। हमारे व्यूवर्स को लास्ट कुछ अगर आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताना चाहें जिससे कि वो गिव अप ना करें, डरे नहीं, और अगर वो 2-3-4 अटेम्प्ट में फेल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब वो आगे कैसे चल सकते हैं, प्लीज इसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो। सर जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें खुद में वो सेल्फ बिलीफ एंड वो
बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमारा डगमगाएगा, हम खुद में ही हमें खुद की अगर हम फियर्स एंड डाउट्स को ओवरकम नहीं करेंगे, तो फिर हम अंदर से ही मतलब खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जीत हमारे इनर सेल्फ की है, तो इनर सेल्फ हैज़ टू विन। एक प्रॉब्लम और आती है स्टूडेंट्स को इस पूरी तैयारी में, सोशल मीडिया से बचती थी आप, या फिर सोशल मीडिया भी यूज किया, क्योंकि आप तो मल्टीपल चीजें हैंडल करने वाली महिला हैं, तो क्या आपने ये सब किया साथ में? और आपने किया तो क्या सारे स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं क्या? कितना टाइम आप सोशल मीडिया को देती थी और कितना टाइम अपने पढ़ाई को देती थी? कितने घंटे पढ़ा आपने? मतलब ये क्वेश्चन बहुत वायरल क्वेश्चन होता है कि मैं 20 घंटे पढ़ती थी, 15 घंटे पढ़ती थी, तो आपकी ओवरऑल सीरियस स्टडी कितनी होती थी? सर इनिशियली फर्स्ट 3-4 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन में मेरा 9 से 10 घंटे की पढ़ाई रहती थी। ये एंड कंप्लीट 24 घंटे में 9 to 10 आवर्स है? हाँ जी। एंड फिर सर बॉडी जैसे प्रिपरेशन या फिर एकेडमिक्स एड ऑन है इसमें? नहीं, ओनली प्रिपरेशन। एंड ओके। सर फिर जैसे कॉलेज वगैरह, लॉ कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया, एंड आई हैड ऑलरेडी गेन गुड कमांड ओवर स्टैटिक। एंड जैसे जैसे हम अटेम्प्ट्स देते हैं, तो थोड़ा वो इतने आवर्स हम नहीं पुट अप कर पाते हैं, विद हम फिटीग आ जाता है चीज़ों में। देन सर 7 to 8 आवर्स ही थे मेरे, जो लास्ट 2-3 इयर्स से मैं इतने ही दे पा रही थी। एंड मैं इस मेंटेन किया हुआ था आपने? एंड सर कमिंग टू सोशल मीडिया, जो मेरे इनिशियल टाइम था 2-3 इयर्स जो स्टार्टिंग के थे, उसमें मैंने बहुत रिस्ट्रेंट किया खुद को, मतलब बहुत कम यूज़ करती थी, छोटा फ़ोन भी रखा था 1-2 साल। तो ये कि लाइब्रेरी में छोटा फ़ोन लेकर जा रहे हैं एंड घर आके हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू मैनेज। बट लास्ट 1-2 साल में मैंने बैलेंस्ड यूज़ ही करा, बट कभी भी मैं ओवर यूज़ या ओवर एडिक्शन में नहीं थी सोशल मीडिया के। जी। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आपने जो पढ़ाई किया है ना, ये आपने स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को बहुत शानदार तरीके से बताया। आप सब में ने जो भी कुछ सीखा ना, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सबके तरफ से भी, मैं स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से, आप स्टडी आईक्यू परिवार के लिए भी अगर 2 शब्द कह सकें, जिस तरह से आपकी मदद हुई, तो प्लीज 2 शब्द जरूर कहिए। सर इनिशियली जब मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन करा था, तो स्टडी आईक्यू एक पहला यूट्यूब चैनल था जिसको मुझे पता चला कि दिस इज फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। एंड यहाँ पे मैंने, जब मुझे न्यूज़पेपर नहीं समझ आता था कैसे पढ़ना है, तो इट वाज स्टडी आईक्यू जिससे मुझे समझ आया कि अच्छा न्यूज़पेपर को इस लेंस से पढ़ना है। एंड अराउंड मैंने 1 साल तक जो है रेगुलरली स्टडी आईक्यू की न्यूज़पेपर वीडियोस को फॉलो किया। एंड देन जब मुझे समझ आ गया, देन मैं सेल्फ रीडिंग पे स्विच कर दिया मैंने। एंड सर एंड अभी प्रेजेंटली भी इंटरव्यू स्टेज पे स्टडी आईक्यू का सपोर्ट रहा कि हमें बहुत अच्छे पैनल्स के साथ जो है मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए गए हमारे लिए। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामना। आप एक बेहतर व्यक्ति की तरह इस जो आपको पद मिला है, ये जो 7th रैंक मिली है, इसके लिए आपको शुभकामना। धन्यवाद आपका। और यू। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बच्चों को ये सारी चीजें बताने। धन्यवाद। थैंक ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय बाय।